कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और जो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है। और इसको जो हम लोग करने वाले वो एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल प्रोफाइल में मिल जाएगा। या फिर अगर वहाँ से भी आपको नहीं हो पाता तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाकर रुपेश ऑन ड्यूटी सर्च कर सकते हैं। जो यहाँ पे लोगो है वहीं पे वहाँ पर भी लोगो आपको मिल जाएगा और वहीं से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ये वाली पीडीएफ ले लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आता है अगस्त ऑफर, जो कि कब आया था। ये आया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त ऑफर जो है वो अनाउंस कब हुआ था। तो ये 1940 में आया था। यहाँ पर मैंने थोड़े से ये एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया ताकि जब आप लोगों के पास पीडीएफ आएगी तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर से भी देख लीजिएगा। ठीक है। ये किसने लेके आया था? ये एक्चुअली लाया था लिन लिथगो ने। ठीक है। यहाँ पर वाइसरॉय देख सकते हैं, ये लेके आए थे। और ये किसके टाइम पे, कौन इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे? ये थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर। ठीक है। इस ऑफ़र में अगर बात करो, अगस्त ऑफ़र में बेसिकली बात करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने प्रॉमिस किया था भाई कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। ये बेसिकली क्यों हुआ था आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। जब 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर ने इंडिया के सारे रिसोर्सेज यूज़ करना शुरू कर दिया। अपने जो जवान है, सैनिक है, उसका यूज़ करने लगे। फिर उसके बाद जो कांग्रेस थी तो कांग्रेस को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। बोले कि नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हमारे से बिना पूछे आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया, सभी चीज़ों से रिज़ाइन मार दिया। अब जब रिज़ाइन मार दिया तब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं यार ये तो गलत हो गया। तब उन्होंने अगस्त ऑफर लेके आया जहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है। इंडियंस जो है वो अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज अपना बना सकता है। ठीक है। अपना मोर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ला सकता है। ठीक है। लेकिन ये वाली जो अगस्त ऑफर है ये रिजेक्ट कर दिया। किसने? कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का एक चीज़ कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। उनका कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब सब कुछ अपना। ठीक है, सब कुछ अपना चाहिए। तो इस तरीके करके जो अगस्त ऑफर है ये चीज़ें रिमूव कर दी गई। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, किसने अनाउंस किया था अगस्त ऑफर? तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ये लॉर्ड लिनलिथगो ने अनाउंस किया था ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर एक चीज़ में कंफ्यूज हो गए कि भाई डोमिनियन स्टेटस होता क्या। देखो, डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब है कि सरकार आपकी होगी, मतलब लॉज आप बनाओगे, सब कुछ आप बनाओगे, लेकिन आप रहोगे किसके अंडर? तब भी आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही रहोगे। ठीक है। जैसे कि आप ये समझो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो वहाँ सब समझ जाओगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब वो अपना रूल करना स्टार्ट की, ठीक है, पहले तो वही रूल करती थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1858 में ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश क्राउन आ गया, राइट। तो बाद में भी ऐसा हो सकता था कि भाई पहले इंडिया रूल कर रहा है एंड देन उसके जस्ट बाद क्या होता, कभी भी जब ब्रिटिश मन करता ब्रिटिश का तो करता कि नहीं चलो अब हम रूल करेंगे। हो सकता था ना। इसीलिए कांग्रेस ने बोला कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके अंडर नहीं रहेंगे, हम अपना निकालेंगे। ठीक है। हम अपना जो हमारा है हम पूर्ण स्वराज लेंगे। तो ये इसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस ने ये सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देख लिया पीएम कौन थे, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह का। यहाँ पर था डिमांड पार्टीशन। नहीं भाई, हम पार्टीशन बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। कि अपोज वर्ल्ड वार 2 पार्टिसिपेशन विदाउट कंसेंट। यस, सॉरी, हाँ, स्टार मार्क्स कर रहे। यस, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट यही था कि वर्ल्ड वार 2 में हम लोगों को घुसा दिया था, लेकिन हमसे परमिशन ही नहीं ले गए थे, हमसे अप्रूवल ही नहीं लिया गया था और हमें ऐसे ही डाल दिया था। तो इसके लिए हम लोग अपोज कर रहे थे ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत को बिना पूछे वर्ल्ड वार 2 में शामिल किया जाए, इसलिए इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया ताकि पीसफुल तरीके से विरोध किया जा सके। ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको एक दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। इसके जो लीडर थे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह के, तो वो थे अपने महात्मा गांधी। ठीक है, अपने महात्मा गांधी थे। अगर बात करें कि जो फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। सेकंड जो था वो तो जवाहरलाल नेहरू अपने और थर्ड जो थे वो ब्रह्मदत्त थे।
ठीक है, तो इस तरीके से पूछता है कि फर्स्ट कौन था सत्याग्रही, सेकंड कौन था इंडिविजुअल सत्याग्रह में, थर्ड कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए यहीं पर आ गया क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पहला कौन थे हमारे, ये आंसर आप दोगे क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया आपको विनोबा भावे थे। सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, थर्ड कौन थे, ब्रह्मा दत्त थे। थर्ड कौन थे, फिर से एक बार लिख देता हूँ आपके रिवीजन के लिए, ब्रह्मा दत्त थे। ठीक है, हु वाज द सेकंड इंडिविजुअल, तो अभी हम लोगों ने देखा भाई जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन जो कि इंडिया आया था, ठीक है, आप लोगों को पता है कि क्रिप्स मिशन जो कब आया था, 1942 में आया था। बेसिकली ये वाली चीज़ें इसको कौन लेके आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर होने लगी तब उसने भारतीय सपोर्ट पाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। ठीक है, आपको पता है कि यहीं पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ कि जो आता है एक, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी बनाया, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल आता है जिसको कि गांधी जी ने बोला था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन अ फेलिंग बैंक। देखो इसका क्या मतलब है, क्रिप्स मिशन भी वही आके बात करता है, क्रिप्स मिशन भी वही बोलता है कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे। ठीक है, वही आके बात करता है कि आपको जो पावर है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, वो सारे के सारे सेफ गार्डेड किए जाएंगे। मतलब सेम जो अगस्त ऑफर में बोला गया था वही चीज़ क्रिप्स मिशन में बोला गया था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने रिजेक्ट किया था, और यहाँ पर बहुत अच्छा बोल करके एक चीज़ रिजेक्ट किया था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जो कि ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक है। अब इसका क्या मतलब है, पोस्ट डेटेड चेक मतलब जो बाद में मिलेगा, जो बाद में मिलेगा। और जो फेलिंग बैंक का कहने का मतलब है कि भाई उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो ब्रिटिशर खुद हार रहे थे, मतलब ब्रिटिशर की खुद इतनी हालत ख़राब थी, टाइट थी कि क्या होगा किसी को नहीं पता। तो वो बोल रहे थे कि जिसका खुद का कुछ पता नहीं है वो क्या हमें मतलब कि आकर के डोमिनियन स्टेटस या ऐसा कुछ भी बात करेगा। इसीलिए उसने बोला कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जो बाद में मिलेगी, और वो भी कौन बोल रहा है, जिसकी खुद हालत ख़राब है, जो खुद फेल कर रहा है। ठीक है, गांधी जी का मतलब था कि ब्रिटेन भविष्य का वादा कर रहा है लेकिन खुद स्थिति अनस्टेबल थी उसकी, इसलिए उस प्रॉमिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ये कब आया था, 1942 में आया था। ठीक है, कौन लेके आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे इसे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था ये चीज़ें आपको बतानी है। चलो 1942 सभी लोग जानते हैं, बट ये एग्जैक्ट डेट जो है वो है 8 अगस्त 1942। ठीक है, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्रिप्स मिशन के फेल्योर के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की खुली चुनौती दी। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा मास मूवमेंट बना, और इसी मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं। क्यों लीडरलेस मूवमेंट बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो जितने भी बड़े नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, अपने पटेल साहब हो गए, तो इन सब को क्या हुआ, जेल में बंद कर दिया गया। अब ये मूवमेंट जो थी, लीडर था ही नहीं बाहर। ठीक है, लेकिन ये क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए चला क्योंकि यहाँ जो लोकल मतलब जो भी कॉमन लोग थे वो सड़कों पे आ गए, जिसके कारण लीडर ना होते हुए भी ये एक मास मूवमेंट बन गया। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था, तो ये सबको पता है कि ये महात्मा गांधी ने ये स्लोगन दिया था। विच मूवमेंट इज कॉल्ड लीडरलेस मूवमेंट, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लीडरलेस मूवमेंट था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े नेता था ना, सबको जेल में बंद कर दिया गया था, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ बता देता हूँ क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो यहाँ पर आपको दो नाम सबसे पहले तो ये चीज़ें जाननी पड़ेगी। एक नाम है अरुणा असफ अली, क्योंकि ये वुमेन है तो इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो बनता है। एक है अरुणा असफ अली, ठीक है, जिनको अब ये क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने इंडियन फ्लैग जो वो होस्ट किया था। ठीक है, इंडियन फ्लैग होस्ट किया था उस टाइम पे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। और कहाँ पे किया था, ये किया था ग्वालिका टैंक पे, जो कि कहाँ है, मुंबई में। और एक और नाम है जो कि है उषा मेहता। ठीक है, अब ये क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था, अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था बॉम्बे में, और अपील की थी इंडियंस को कि भाई आप सब लोग क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो ज्वाइन कीजिए। ठीक है, एक चीज़ और बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कि पैरेलल, वहाँ पर एक चीज़ पूछा जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे चल रही थी। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ चल रही थी, तो पैरेलल गवर्नमेंट बेसिकली 3 जगह जो इम्पोर्टेंट है, एक है बलिया, ठीक है, एक है तामलुक,
एक है सतारा। ठीक है, इसको कैसे याद रखते हैं? इसको याद रखने का तरीका है ये है कि बाल, बाल मतलब बच्चा, बाल बोलते हैं ना, बाल बच्चा। तो बाल बच्चा को तमाम लोग क्या कर रहे थे? सता रहे थे, सता रहे थे। तो इस तरीके से बच्चा से हो जाएगा बलिया, तमाम से हो जाएगा तामलुक, और सतारे से सतारा हो जाएगा। बलिया जो कर रहे थे, इसके जो लीडर थे वो चिट्टू पांडे थे। तामलुक में थे जो थे वो थे जतिया सरकार, और जो सतारा में थे वो थे प्रति सरकार। ठीक है, तो बलिया में एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चिट्टू पांडे। ठीक है, तामलुक में जो थे वो थे जतिया सरकार, और सतारा में जो थे वो थे प्रति सरकार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर पूछा है कि हु होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान में। अभी आपको मैंने बताया कि ये अरुणा असफ अली जी है, और उषा मेहता क्या कर रही थी? उषा मेहता बेसिकली रेडियो मूवमेंट में थे, रेडियो चला रही थी और सबको बोल रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ो। इसलिए जब बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे तब अरुणा असफ अली ने तिरंगा फहराकर आंदोलन के जारी रखा। उन्हें हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसलिए कहा जाता है। ठीक है, हु स्टार्टेड द अंडरग्राउंड रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अभी अब हम लोगों ने देखा कि ये उषा मेहता है। और दो नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये दो नाम बहुत फेमस है। एक कुशाल कुनवार थे, ठीक है, जिनको फांसी दी गई थी क्विट इंडिया फौज में। ये अकेले ओनली थे जिनको फांसी दी गई थी। और एक है कनक लता। ठीक है, इनका जो था, इनको शॉर्ट डेट गोली मारी गई थी। ठीक है, बाय द ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, तो ये दो नाम आप लोग याद रखिएगा। INA स्टैंड फॉर, अब इसका अगर मुझे आंसर देना पड़े तो क्या मैं बोलूँ? इंडियन नेशनल आर्मी। तो या INA क्या है? यानी आज़ाद हिंद फौज। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को मिलिट्री फोर्सेस से हटाना। ठीक है, INA का अगर बात करो तो ये जो इनिशियली फॉर्म किया गया था 1942 में, किसने स्टार्ट किया था? मोहन सिंह ने स्टार्ट किया था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? मोहन सिंह ने स्टार्ट किया था। ये किसके साथ स्टार्ट हुआ था? जितने भी इंडियन प्रिजनर्स थे ना वार में, एक्चुअली क्या हुआ था कि इंडियन प्रिजनर्स को मतलब जितने भी इंडियन थे उसको प्रिजनर्स बना लिया गया था। जितने भी आर्मी वाले सब थे उनको प्रिजनर्स बना लिया गया था सिंगापुर में। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इसकी एक पूरी की पूरी आर्मी ही बना ली इन्होंने। ठीक है, जितने भी लोगों को प्रिजनर्स बनाया गया था इनकी आर्मी बना ली। कहाँ पे बनाया गया? सिंगापुर में बनाया गया। ठीक है, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार को लेकर के। अब उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड जो फिर लेटर हैंडेड किसको किया गया? रास बिहारी बोस को। तो यानी कि थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे, सॉरी रास बिहारी है ना, थर्ड नंबर पे आते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि उन्होंने लीड किया था फिर INA को। ठीक है, यही INA जो है, यहीं पर एक और जो वुमेन रेजिमेंट चलता था जिसको रानी लक्ष्मीबाई बोलते थे। ठीक है, और इसकी जो लीड करती थी वो करती थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो आप याद रख सकते हैं कि कैप्टन जो है, जो रानी लक्ष्मीबाई है ये इस नाम से चल रहा था वुमेन रेजिमेंट। ठीक है, और सेम नाम जो लक्ष्मी है इसी के यही कैप्टन थी। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टन थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। रुको 1 सेकेंड ना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि हु इनिशियली फाउंडेड द INA इन सिंगापुर। तो भाई अभी हम लोगों ने देखा कि मोहन सिंह थे, सेकंड रास बिहारी बोस थे, और थर्ड जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो मोहन सिंह ने जापानीज सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। बाद में इसके लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था? देखो भाई सुभाष चंद्र बोस का ना 3 स्लोगन बहुत फेमस है। ठीक है, एक तो दिल्ली चलो, एक है जय हिंद जो हमारा भी स्लोगन है, और एक है गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तो ये सब। तो दिल्ली चलो किनका है? दिल्ली चलो है भाई सुभाष चंद्र बोस का। अभी द वुमेन रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज नेम्ड आफ्टर, अभी मैंने आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई पे है, और जो कैप्टन भी है वो कौन है? लक्ष्मी स्वामीनाथन। यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है। INA का ट्रायल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, INA का ट्रायल स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश सरकार INA सोल्जर्स को ट्रेटर साबित करना चाहते थे, लेकिन पूरे देश में INA के सपोर्ट आंदोलन शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये रेड फोर्ट में हुआ था बेसिकली। ठीक है, ये कब हुआ था? आपको ये चीज़ें, ये 1945 में हुआ था, नवंबर
1945 से लेकर के मई 1946 तक, जब वर्ल्ड वार 2 जो है वो ख़त्म हो गया था। द रिवोल्ट, और अगर बात करें कि भाई हमें इंडिपेंडेंस क्यों मिली, तो यहीं से मिली। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो रिवोल्ट जब स्टार्ट किया तो ये एक जगह पे ऐसा नहीं रहा कि एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें रह गई। इनका रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैला था? इनका रिवोल्ट बॉम्बे में फैला, मद्रास में फैला, मतलब जितने भी सारे रीजन में है ना, सारे रीजन में ये सारे जो रिवोल्ट थे वो फैल गए, जिसके कारण क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि नहीं भाई, अब हम लोग इंडिया को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आर्मी वाले हैं वो भी अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें, और स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो ये बेसिकली HMIS तलवार से शुरू हुई थी। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? तो इंडियन सेलर्स को खराब भोजन, कम वेतन, रेसिज्म से परेशान थे, इस रिवोल्ट ने ब्रिटिशर्स को डरा दिया था। अब सेना भी उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा भाई लोग। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और बता दो, तो ये जो है, ये पोर्ट बोलो, शोर बोलो, ऐसा बोल सकते हो, तो ये बॉम्बे में है बेसिकली। ये क्या है? बॉम्बे में। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 16 अगस्त 1946 में ऑब्जर्व किया जाता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को लेकर डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया था। इसके बाद बड़े कम्युनल राइट्स शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेट अच्छे से याद रख लीजिएगा, 16 अगस्त 1946। उसके बाद एक और डे आप लोग याद रखिएगा, डे ऑफ डेलिबरेंस। डे ऑफ डेलिबरेंस, इसका जो डे है वो है 22 दिसंबर 1939 में। माउंट बैटन प्लान की अगर बात करें तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पार्टीशन प्लान, क्योंकि यही पता है कि इसी प्लान के बाद हमारा पार्टीशन हो गया था। तो माउंट बैटन प्लान ने इंडिया के पार्टीशन को रास्ता साफ किया, और इसी प्लान के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बने। तो भाई कैसा लगा आप लोग को पूरे MCQ? जितना भी आप लोगों के 1940 से लेकर के सारे थे, मॉडर्न हिस्ट्री में सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो भाई अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।